हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सभी का स्वागत है नेक्स्ट लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ऑलमोस्ट एंड में पहुंच जाएंगे यार केमिकल काइनेटिक्स के। ठीक है, इसके बाद बस यार छोटा सा एक टॉपिक बचेगा, वो बहुत ही जल्दी हम लोग कवर कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ऐसा समझिए कि इस लेक्चर के बाद आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में? सबसे पहले तो यार वो दो क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को मैंने दिए थे एज अ होमवर्क, राइट। उस दो क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले पढ़ेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं, उनको देखा जाएगा। उसके बाद ये आपका एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरी थी कोलिजन थ्योरी, है ना। उसके बेसिस पे भी यार आपसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं, तो वो हम थ्योरी समझेंगे शानदार तरीके से, सारी चीज आपको समझ में आ जाएंगी। और उसके बाद एंड में हम उससे रिलेटेड क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं ये भी हम लोग बिल्कुल पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आराम से यार आप लोग लेक्चर देखिए, एंजॉय करिए, नोट्स बनाते हुए चलिए। बना रहे हो ना यार? हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, पहले ये बताइए, है ना। हैंड रिटन नोट्स यार बनाते हुए चलो, वरना यार मजा नहीं है। अब बच्चे के असली नोट्स क्या हैं? जो खुद के नोट्स होंगे, ठीक है, वही आप लोग नोट्स, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही दो क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोल रहा है? अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट 60% इन 20 मिनट्स। ठीक है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ द रिएक्शन इज अप्रॉक्स, है ना। अब देखो यार, इसको आप कैसे करोगे? इसको आपको दो स्टेप में करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले हम बात करें कि जब बोल रहा है 60% कंप्लीट हो चुकी है रिएक्शन इन 20%, सॉरी इन 20 मिनट्स, है ना। तो देखिए, तो आपको पहले के निकालना पड़ेगा। के का क्या फॉर्मूला था? के का फॉर्मूला था, अगर हम लोग जैसे मान लीजिए लॉग में लेके चलते हैं, तो क्या फॉर्मूला था? 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। यही था फॉर्मूला। फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को हम लोग यही फॉर्मूला लगाते थे। देखो, बोल रहा है ना सवाल में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। 60% कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि 40% कंप्लीट नहीं हुई है, करेक्ट। तो क्या मैं ए टी को यहां पे ये लिख सकता हूं 0.4 ए नॉट लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। 60% खत्म हो गया ना यार। और ए टी क्या होता था? जितना बच गया, तो कितना बचा? अगर 0.6 चले गया तो बचा कितना? 0.4। तो यहां पे के कितना आ रहा है? के आ रहा है 2.303। टाइम कितना है? मिनट्स। मिनट्स में ही चलने दो, क्योंकि आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन आपको मिनट्स में ही दे रखे हैं। तो ऑप्शन आप मतलब टाइम आप मिनट्स में ही रहने दीजिए। लॉग ये आ जाएगा ए नॉट अपॉन 0.4 ए नॉट आ जाएगा, हाँ या ना? बिल्कुल, ये चीज सही है। देखो, ए नॉट से ए नॉट गया, यहां से करोगे तो ये 10 आएगा, काटा पीटी करोगे तो आएगा 5/2। तो के की वैल्यू कितनी आ रही है? 2.303/20 लॉग 5/2। सही है। अब दूसरी बार, अब देखो तो दूसरी बार पिक्चर क्या बन रही है? दूसरी बार पिक्चर है, बोल रहा है टाइम बताओ जब 90% कंप्लीट हो जाए रिएक्शन। तो इस पे आप हमें टाइम बताइए, है ना। तो अगेन आप क्या यूज करोगे? वही फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो इक्वेशन तो यार यही रहेगी, अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। अब इस बार मुझे क्या है? के की वैल्यू पता है, तो के की वैल्यू सबसे पहले मैं पुट कर दूं। क्या कर दूं? 2.303 अपॉन 20 लॉग 5/2 इक्वल्स टू 2.303। टी मेरे से पूछा है, टी ही रहने दो, लॉग। अब देखो, ए नॉट को ए नॉट ही लिख दो, और 90% कंप्लीट है तो बचेगा कितना? इस बार ए टी कितना हो जाएगा? 0.1 टाइम्स ए नॉट। 90% खत्म हो गया तो बचा कितना? 0.1। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 0.1 ए नॉट। काटा पीटी करोगे तो ये और ये 10। ठीक है, 2.303 से 2.303 काट दो। ठीक है, तो आप यहां से आप सीधा सीधा आपका टाइम निकाल सकते हैं। यहां से आप टाइम निकाल सकते हो। लॉग 10 बन रहा है ना, लॉग 10 तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लॉग 10 1 हो जाएगा। एक ही अननोन बच रहा है, यहां से आपका बिल्कुल टाइम निकल जाएगा, करेक्ट। तो इस तरीके से आप लोग ये सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, और क्या पूछा था? और ये पूछा था, देखिए अब इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है? द रेट कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली द सेम फॉर 3 रिएक्शंस ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर रिस्पेक्टिवली। रेट कांस्टेंट बराबर है, मतलब के बराबर है, के बराबर है। ठीक है, विच वन इज ट्रू फॉर द रेट ऑफ 3 रिएक्शन इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन 1। मतलब देखो, जैसे रेट 1 है इक्वल्स टू के, देखो के इंटू रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1। ऑर्डर 1 है ना, फर्स्ट रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? 1। दूसरी रिएक्शन जिसकी रेट 2 है ना, उसमें रेट कांस्टेंट तो देखो सेम है, बोल रहा है रेट कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली द सेम फॉर 3 रिएक्शंस। तो आपका ये तो के ही रहेगा, लेकिन ये क्या रहेगा? रिएक्टेंट। ऑर्डर क्या हो चुका है? ऑर्डर हो चुका है आपका 2। ये क्या है? रेट 3 इक्वल्स टू के
और रिएक्टेंट की पावर 3। ऑर्डर चेंज कर लिया हमने। अब सीधी सीधी बात है, अब वो बोल रहा है कि R1 R2 R3 में रिलेशन बता दीजिए। के तो देखो सब में सेम है, के तो देखो सब में सेम है। अब देखो, अब यहां पे थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगेगी। क्या मैथमेटिक्स है? इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन 1, अगर आपकी ये जो वैल्यू है ना, ये अगर 1 से बड़ी है और इस पे आप पावर बढ़ाते जाओगे 1 2 3, तो वैल्यू क्या करेगी? बढ़ती जाएगी। अगर आपकी कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ये बेसिकली सीधा सीधा क्या बैठ रहा है, अगर आप क्या करो, जैसे कोई सा भी नंबर है x है, या चलो जैसे ऐसा करो, वो ऐसा करो 2 की पावर 1 ले, 2 की पावर 2 लो, 2 की पावर 3 लो, तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो क्या वैल्यू इंक्रीज कर रही है? बिल्कुल कर रही है। 2 4 8 हो रही है। और उधर ही अगर मैं, क्योंकि ये जो 2 है ये 1 से बड़ा है, और अगर उधर ही मैं वैल्यू 1 से छोटी ले लेता हूं, जैसे देखो 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, तो मैंने 1/2 क्या है? 1 से छोटा है, और फिर मैं उसकी पावर बढ़ाई जा रहा हूं, तो देखो ये क्या बन रहा है? ये 1/2 बन रहा है, ये 1/4, ये 1/8। तो वैल्यू क्या कर रही है? वैल्यू क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। तो यहां पे थोड़ी सी मैथमेटिक्स लग रही थी कि यार अगर आप ऐसे नंबर को जो 1 से बड़ा है और उस पर आप अगर पावर बढ़ाते जाओगे तो वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। तो यहां पे तो बोल रहा है ना, कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 1 से बड़ी, 1 से बड़ी है, तो रिएक्टेंट की पावर 1, रिएक्टेंट की पावर 2 और रिएक्टेंट की पावर 3। जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाओगे वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो आपका R3 सबसे बड़ा होगा, R3 सबसे बड़ा होगा, देन R2, देन R1। ये कब हो रहा है? ये कब हो रहा है? व्हेन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन 1 है। ठीक है। और उधर ही अगर ये बोल देता कि व्हेन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, देखो हमको सवाल में बोला नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा बता रहे हैं, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 1 हो जाती, तो आपका R3 सबसे छोटा हो जाता, R2 एंड देन R1 सबसे बड़ा हो जाता। ठीक है। हालांकि हमसे ये सवाल में पूछा नहीं है, हमसे तो सवाल में यही पूछा था कि अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 1 से बड़ी है तो रेट पे क्या होगा? रेट आपकी ये हो जाएगी, ये आपकी सबसे बड़ी होगी। R3 वुड बी योर बिगेस्ट। ठीक है। चलिए, ये चीज हम लोगों ने जो प्रीवियस मैंने पूछा था आप लोगों से वो मैंने बता दिया। चलो अब देखो, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है। अब ये होती क्या है पहले हमको ये समझना है ना। पहले डेफिनेशन देखिए क्या है। दीज आर द एलिमेंट्री बायोमोलिकुलर रिएक्शंस। ये क्या है? एलिमेंट्री हैं, बायोमोलिकुलर रिएक्शंस हैं इन विच वन ऑफ द रिएक्टेंट इज इन एक्सेस। कोई एक रिएक्टेंट इसमें तगड़ी तरीके से एक्सेस में होता है, कोई एक रिएक्टेंट बहुत ज्यादा इसमें एक्सेस में होता है। द रिएक्शन अपेयर्स टू बी ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ये लगता है कि यार ऑर्डर क्या रहेगा इसका? सेकंड रहेगा, बट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तभी बोल रहे हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। मतलब ये अगर दूर दूर से मैं देखूंगा ना, ऊपर ऊपर से, तो ये सेकंड ऑर्डर की लगेगी, लेकिन असलियत में सेकंड ऑर्डर की नहीं होती। असलियत में कौन सा काइनेटिक्स फॉलो करती है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही फॉलो करती है। और ये होता कैसे है? देखिए, समझिए। देखिए, देखो कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है, देखना सुनना, कोई एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है? सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। सपोज करो ये मैंने एलिमेंट्री रिएक्शन ले ली, A+B रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। ये मैंने कोई एलिमेंट्री रिएक्शन ले ली, सही है। सपोज करो ये जो B है ना, ये B एक्सेस में बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। ठीक है। अब सुनिए, सपोज करो ये आपका 2 मोलर है और B आपका एक्सेस में है, तो बहुत ज्यादा आप लेके आए हो, बहुत ज्यादा अमाउंट में लेके आए हो। सपोज करो 1000 मोलरिटी लेके आ गए आप, 1000 मोलर लेके आ गए इसका। ठीक है ना। ये तो टाइम t = 0 पे था। कुछ टाइम के बाद आपके रिएक्शन स्टार्ट होगी और रिएक्टेंट कम होना स्टार्ट होंगे और प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होंगे। सपोज करो ये आधा रिएक्ट कर गया, 2 मोलर इनिशियली लेके आए थे, ये 1 मोलर हो गया, आधा रिएक्ट कर गया। अच्छा है ना, मतलब आधा रिएक्ट कर गया, मतलब सपोज करो ये 1 था, स्टोइचियोमेट्री देखो यहां पे 1 था, तो इसका भी कितना चाहिए था? 1 ही चाहिए था। तो अगर 2 आपका इनिशियली लेके आए थे और 1 बच चुका है, तो एक ही तो रिएक्ट करा है, एक ही रिएक्ट करा है, तो B का भी आपको कितना चाहिए होगा? एक ही चाहिए होगा। तो बच कितना जाएगा? 999 मोलर लेफ्ट, इतना बच जाएगा आपका। अरे एक स्टोइचियोमेट्री बता रही है ना कि 1 मोलर A के लिए आपको 1 मोलर B चाहिए, तो रिएक्ट कितना करा है? एक ही करा है, तो B कभी कितना करेगा? एक ही करेगा। 1000 लेके आए थे, 999 आपका बच जाएगा। करेक्ट। अब अगर सपोज करो मैं इसकी रेट लिखना चाहूं इस रिएक्शन की, तो रेट क्या लिखूंगा? एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन में मैं डायरेक्ट स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं। तो क्या लगाऊंगा? A की पावर 1, B की पावर 1। तो आपको देखने से क्या लग रहा है? ये इसका ऑर्डर क्या है?
अगर मैं आपको अभी पूछूं कि इसका ऑर्डर क्या है तो आप क्या बोलोगे कि भैया इसका ऑर्डर सेकंड ऑर्डर है ना। लेकिन ये आपको समझनी पड़ेगी कि ये जो आपका बी है ये क्या है, बहुत ज्यादा एक्सेस में प्रेजेंट है। एक्सेस में प्रेजेंट है तो इसको हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान लेते हैं। कांस्टेंट मान सकते हैं इसे, क्यों? क्योंकि देखो पहले क्या था, 1000 था, ये कुछ टाइम बाद कितना हो गया, 999 हो गया। अरे तो यार एक ही तो बात है, 1000 और 999 में कुछ डिफरेंस है क्या? नहीं, सॉल्वेंट है यार, वो एक्सेस में है यार, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम एक तरीके से कांस्टेंट मान लेते हैं। ये समझते हैं कि यार वो चेंज ही नहीं हो रही है। ठीक है, अब देखो ये भी के भी कांस्टेंट, ये बी भी कांस्टेंट, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट निकल के आएगा, जिसे तो मैं रेट क्या लिखूंगा, रेट इक्वल्स टू के डैश इंटू ए की पावर 1। अब यहां से मैं आपसे ऑर्डर पूछूं तो यही तो है ऑर्डर। ऑर्डर कितना हो गया आपका, फर्स्ट ऑर्डर हो गया। तो आपको अब समझ में आया होगा कि भैया देखो, देखने से तो स्टार्टिंग में क्या लग रहा था कि यार 2 ऑर्डर है। देखो इस रिएक्शन को देखोगे तो स्टार्टिंग में क्या लगेगा, 2 ऑर्डर है ना। तो देखने से ये लगता है कि यार इट फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। लेकिन एक रिएक्टेंट क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्सेस में होता है। अब वो बहुत ज्यादा एक्सेस में है तो हम उसको चेंज होता हुआ नहीं मानेंगे, हम मानेंगे कि यार वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है, कि वो चेंज नहीं हो रहा है, ऑलमोस्ट वो कांस्टेंट ही है। तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या ले लेंगे, कांस्टेंट, तो वो तो चले जाएगा, उड़ जाएगा वो। तो सिर्फ और सिर्फ रेट किस पे डिपेंड कर रही है, ए की कॉन्सेंट्रेशन पे, सिर्फ ए की पावर 1। तभी आपका ऑर्डर क्या आ रहा है, ऑर्डर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। देखने से लग रहा है कि यार इट फॉलोज सेकंड ऑर्डर, लेकिन इट इज बेसिकली फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो कभी भी एक रिएक्टेंट अगर बहुत ज्यादा एक्सेस में हो तो उसको कभी भी नहीं लेना रेट में, वो कांस्टेंट मानते हुए चलिए। ठीक है, इसका यार सबसे फेमस एग्जांपल रहता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स क्या होता है बेसिकली, क्या होता है बेसिकली, आपकी एक रिएक्शन होती है जिसमें हम, मतलब ये आप रिएक्शन पढ़ते हो ऑर्गेनिक में, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करके आपका एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, उसका उल्टा रहता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है, जैसे देखो देखो मैं आपको यहां पे एक हल्का फुल्का आइडिया दूं। एक आता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एक आता है आपका अल्कोहल। ये दोनों रिएक्ट करके एस्टर प्लस पानी बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एस्टेरिफिकेशन। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो इसका उल्टा पढ़ा रहा हूं, मतलब एस्टर और वाटर आएगा और वो क्या देंगे आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल देंगे। तो मतलब जैसे देखो ये रहा एस्टर, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है ये रहा एस्टर। और कौन आया, वाटर आया। और कौन आया, वाटर। और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट है तो मतलब एक्सेस में प्रेजेंट होगा। तो क्या बनाएगा आपका, एस्टर प्लस वाटर रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल। तो देखो ये बना आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और ये बना आपका अल्कोहल, ये बना आपका अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बना। अब अगर मैं इसकी रेट लिखना चाहूं, इसकी रेट लिखना चाहूं तो देखो क्या लिखूंगा, रेट लिखूंगा कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो ये लिखूंगा सी डबल बॉन्ड ऑफ COO C2H5 मतलब एस्टर। देखो ना यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 इनटू H2O, इधर भी कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। लेकिन मुझे थोड़ा सी देर में ही चमका, क्या चमका कि भैया H2O तो एक्सेस में है, सॉल्वेंट है यार, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इसको मैं क्या मान लूंगा, कांस्टेंट मान लूंगा। ये मान लूंगा कि ये चेंज ही नहीं हो रही। तो ये चेंज ही नहीं हो रही तो रेट बेसिकली क्या हो जाएगी, के, ये कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो उसको कांस्टेंट में ही ले लिया मैंने के में, और CH3COO C2H5 की पावर 1। तो कौन सा ऑर्डर है ये, सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल दो। तो देखने में क्या लग रहा है, देखने में तो ये लग रहा है कि यार ये सेकंड ऑर्डर की होगी, लेकिन नहीं, एक रिएक्टेंट बहुत ज्यादा एक्सेस में हो गया तो उसको, उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही मान लेंगे। उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम बोल देंगे कि यार चेंज नहीं हो रही है ना, तो उसको नहीं लीजिए, उसको नहीं लीजिए, तो आपकी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएंगी। ठीक है, आई बात समझ में, चलो है ना। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल एंड में यार देखेंगे। अब हमको क्या पढ़ना है, कोलिजन थ्योरी पढ़ना है। अब हमको कोलिजन थ्योरी पढ़नी है, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा, सारी चीज बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखो क्या होता है यार, अभी तक हम क्या पढ़ते हुए आए हैं कि यार रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन हो रही है, मतलब ये रिएक्टेंट आया,
ये रिएक्टेंट आया और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, आया ना? बिल्कुल। पर रिएक्शन असलियत में होती कैसे यार, ये हमको चीज समझ में आनी चाहिए। इतना हम समझ गए कि चलो यार रिएक्टेंट आया, रिएक्शन हुई, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन हो क्या रहा है असलियत में? क्या हो रहा है असलियत में? पता है क्या होता है? वही जो असलियत है, जो बैकग्राउंड में चीजें चल रही हैं, वो कोलिजन थ्योरी बताती है हमें। होता क्या है, आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आते हैं, भिड़ते हैं, कोलाइड करते हैं। सुनिए वापस, है ना, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं एक दूसरे से और फिर वो कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में। तो आपका जो रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, वो कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं? कोलिजन से। जब रिएक्टेंट आया और वो कोलाइड करा, फिर वो किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो आपकी जो रिएक्शन हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है? कोलिजन के थ्रू हो रही है। तो देखो तभी बोल रहा है फॉर अ रिएक्शन टू अकर, अगर किसी रिएक्शन को होना है तो देयर मस्ट बी कोलिजन्स इन बिटवीन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन्स होने चाहिए, तभी आपकी रिएक्शन हो पाएगी। ठीक है, तभी आपकी रिएक्शन हो पाएगी। अब देखो क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड इन यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। मतलब यार कितने कोलिजन हो रहे हैं हर सेकेंड, और पर यूनिट वॉल्यूम भी मैं निकाल लूं तो उसको क्या बोला जाता है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब बेसिकली कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहे हैं पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, उसको कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। अब देखो सपोज करो आपके कोलिजन फ्रीक्वेंसी, सपोज करिए आपके 100 है। मैं एक रैंडम डेटा ले रहा हूं, बहुत ज्यादा दिल से नहीं लगाना है इस डेटा को। मैंने रैंडम डेटा ले लिया कि यार सपोज करो 100 कोलिजन्स हो रहे हैं पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम आपके कंटेनर के अंदर। ठीक है, अब आप लोगों से मेरा ये सवाल है कि यार क्या ये 100 के 100 कोलिजन से प्रोडक्ट बन जाएंगे क्या आपके? इतना हमें पता चल गया है कि प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, सपोज करो कोलिजन फ्रीक्वेंसी 100 है, तो आप लोगों से ये पूछा जा रहा है कि क्या 100 के 100 मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे क्या? तो आंसर इज नो। आंसर इज नो, 100 के 100 मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। इसीलिए ही एक टर्म आता है इफेक्टिव कोलिजन्स। सुनो, थर्ड पॉइंट सुनो, बट ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स आर केपेबल टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। कुछ छोटे से अमाउंट ऑफ रिएक्शंस या फिर कुछ छोटे से अमाउंट ऑफ कोलिजन ही रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के। मतलब ये 100 है ना, 100 तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन है, तो इसमें से मान लीजिए 2-3 कोलिजन ही कन्वर्ट कर पाएंगे प्रोडक्ट में, और उन 2-3 कोलिजन्स को क्या बोला जाता है? दीज कोलिजन्स आर कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन्स। मतलब Z तो क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ कोलिजन कितने हैं, उसमें से मान लीजिए 2-3 कोलिजन या 4 कोलिजन या 5 कोलिजन ही इफेक्टिव हैं। इफेक्टिव मतलब वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, उन्हें ही क्या बोला जा रहा है? इफेक्टिव कोलिजन। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि भैया ये जो इफेक्टिव कोलिजन है वो किस पे डिपेंड करते हैं। ये हम समझ गए कि यार 100 आपके टोटल कोलिजन है और उसमें से कुछ गिनती के 2, 4, 5 ही आपके इफेक्टिव रहते हैं, है ना, वो ही आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन किस पे डिपेंड करता है कि कोलिजन इफेक्टिव होगा या नहीं होगा? तो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फॉर इफेक्टिव कोलिजन फॉलोइंग 2 कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड इन अ टाइम। 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या? रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट possess अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी उनमें होनी चाहिए रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स में, तो ही उस कोलिजन को इफेक्टिव बोलूंगा। और प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए कोलिजन का कि भैया जब 2 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं तो पहली बात तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स में सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आने चाहिए, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए कोलिजन का। ये दोनों चीजें जिस भी कोलिजन में होंगी, प्रॉपर एनर्जी भी होगी उस कोलिजन में और प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होगा, तो वो कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन कहलाया जाएगा। ठीक है, अभी देखा जा रहे हैं डिटेल में, एकदम फुल डिटेल में जा रहे हैं ना, धीरे 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 आपका लेके जा रहा हूं। तो 2 फैक्टर्स हो गए, एक हो गया एनर्जी फैक्टर, एक हो गया ओरिएंटेशन फैक्टर। अब कौन सा फैक्टर पढ़ो? पहले एनर्जी फैक्टर पढ़ो। सबसे पहले एनर्जी फैक्टर पढ़ो। मतलब क्या बोला गया एनर्जी फैक्टर में कि मिनिमम एनर्जी which must be possessed, इसकी स्पेलिंग गलत हो चुकी है, एक सेकेंड, है ना, क्या है?
वापस लिखते हैं, मिनिमम एनर्जी possessed by रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। एनर्जी कंडीशन क्या है कि यार मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास, तभी उस कोलिजन को हम इफेक्टिव कोलिजन सोचेंगे उसके बारे में। ठीक है, अब देखो क्या होता है, दो तरीके की यार आपकी रिएक्शन हो सकती है ना। सपोज करो आपका ये रिएक्टेंट है, अरे ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। ठीक है, तो एक होता है आपका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, है ना। उस डेल्टा एच को मैं पहली बात कैसे निकाल सकता हूं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को मैं कैसे निकाल सकता हूं, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। सही है, डेल्टा एच को मैं दो तरीके से निकाल सकता हूं, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी इस तरीके से निकाल सकता हूं, एक और तरीका है वो अभी थोड़ी देर में आएगा। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में कैसे निकाल सकता हूं, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है ना। या फिर इस एंथैल्पी की जगह आप लोग एनर्जी भी बोल सकते हैं, है ना। बेसिकली एंथैल्पी क्या होती है, एनर्जी ही तो होती है। इसको चाहो तो एनर्जी के टर्म्स में भी लिख दीजिए। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को मैं क्या लिख सकता हूं, ईपी एनर्जी प्रोडक्ट की ले लो माइनस एनर्जी रिएक्टेंट की ले लो। करेक्ट। अब एंथैल्पी आपकी दो तरीके की होती है, एंथैल्पी आपकी एक रिएक्शन की दो तरीके की हो सकती है, क्या क्या, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, है ना। डेल्टा एच मान लीजिए पॉजिटिव आया तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। ये आप सारी चीजें पहले भी पढ़ चुके हैं। डेल्टा एच मान लीजिए नेगेटिव आया तो प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, अगर एंडोथर्मिक है तो चीज क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो मतलब ईपी इज ग्रेटर देन ईआर, हाँ या ना। एनर्जी प्रोडक्ट की ज्यादा है एज कंपेयर टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। एक्सोथर्मिक है तो ईपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ईआर से। इतनी बात हमको बिल्कुल समझ में आ रही है, मैथमेटिकली भी तो समझ में आ रही है ना। डेल्टा एच है ईपी माइनस ईआर, अगर इस वैल्यू को पॉजिटिव आना है तो ऑब्वियसली ईपी बड़ा होगा ईआर से, और इस वैल्यू को नेगेटिव आना है तो ईपी छोटा होगा ईआर से। यहां तक चीज क्लियर है। ठीक है, अब हम पहले एंडोथर्मिक का ग्राफ देखेंगे, दो ग्राफ देखने वाले, एंडोथर्मिक का ग्राफ देखेंगे और फिर हम एक्सोथर्मिक का ग्राफ देखेंगे। क्या देखने वाले हैं हम, एनर्जी के डायग्राम्स। एनर्जी ही पढ़ रहे हैं अभी हम, एनर्जी बैरियर ही देख रहे हैं अभी हम, एनर्जी डायग्राम्स। रिएक्शन को हम क्या मानते हुए चल रहे हैं, एंडोथर्मिक। एक रिएक्शन को हमने क्या मान लिया, एंडोथर्मिक, मतलब डेल्टा एच इज व्हाट, पॉजिटिव। डेल्टा एच इज व्हाट, पॉजिटिव। देखिए ये रहा आपका ग्राफ, है ना। ऐसा ही ग्राफ हमको एक्सोथर्मिक का भी बनाना है। ठीक है, ये सपोज करो मैंने ले लिया एनर्जी, ये सपोज करो मैंने ले ली एनर्जी। ठीक है, यहां पे मैंने क्या ले लिया, रिएक्शन प्रोग्रेस या फिर टाइम ले लो, मतलब रिएक्शन कैसे मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। ये देख लिया। ठीक है, तो रिएक्शन प्रोग्रेस मतलब रिएक्शन कैसे जा रही है टाइम के साथ। चाहो तो इधर टाइम भी ले सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यहाँ पे। रिएक्शन क्या है हमारी, रिएक्शन तो वही है, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, बहुत जनरल सी रिएक्शन। ठीक है, ये मैंने मान लिया, ये लेवल मैंने मान लिया रिएक्टेंट का, तो ये एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, ये एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, हाँ या ना, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो क्या होता है, कोई सी भी रिएक्शन होती है ना, कोई सी भी रिएक्शन होती है तो इनिशियली आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देनी पड़ती है। कोई सी भी अगर रिएक्शन होती है तो आपको इनिशियली रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। अब आप जब इनको एनर्जी दोगे रिएक्टेंट को तो इनकी एनर्जी क्या करेगी, बढ़ेगी, इसकी एनर्जी बढ़ेगी, तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी। और हमें पता है डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव है तो मैं ये बोल सकता हूं कि ईपी इज ग्रेटर देन ईआर, इतना बोल सकता हूं मैं, बिल्कुल बोल सकता हूं। तो एनर्जी बढ़ती है रिएक्टेंट की और फिर कम होती है और वो यहां पे आके रुक जाएगी। ये लेवल क्या हो गया आपका, जब आपके रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गए किसके, प्रोडक्ट में, तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ये हो गया। ठीक है, इस गैप को क्या बोला जाता है, ये जो गैप है, ये जो गैप है इसको क्या बोला जाता है, डेल्टा एच। ये क्या है, ईपी माइनस ईआर। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकाली जाती है, ईपी माइनस ईआर, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। सही है। अब देखो, अभी मैंने आपको क्या बोला कि आपको कुछ ना कुछ एनर्जी इन रिएक्टेंट्स को देनी पड़ती है, कुछ ना कुछ एनर्जी इन रिएक्टेंट को देनी पड़ती है ताकि वो एक अपने मैक्सिमम एनर्जी स्टेट तक पहुंच जाए। इस मैक्सिमम एनर्जी स्टेट को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स।
क्योंकि एक बार आपने रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी बढ़ा दी कि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंच गया, मतलब वो अपनी हाइट तक पहुंच चुका है, मैक्सिमम एनर्जी तक पहुंच चुका है, फिर तो वो गुड़क के अपने आप प्रोडक्ट्स तक पहुंच ही जाएगा, अपने आप प्रोडक्ट्स तक पहुंच जाएगा। लेकिन उसका एम क्या है रिएक्टेंट का, कि पहले मेरी एनर्जी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक कर दीजिए, उसके बाद मैं ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाऊंगा। तो इस एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या बोला जाता है, जो आप इस रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को दे रहे हो, कितनी दे रहे हो, इतनी दे रहे हो ना यार। देखो ई आर तो वो लेके बैठा था, इनिशियली ई आर तो वो लेके बैठा था, अब वो बोल रहा है हमारी एनर्जी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक बढ़ा दो, मतलब हमारी एनर्जी उस पीक तक बिल्कुल ले जाइए। तो जो आप एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हो इसको बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी, ई और क्या रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, हां, तो क्या रिएक्शन फॉरवर्ड जारी है, हां, तो इसको बोला जाएगा ई ए फॉरवर्ड। तो मैं लिखते जाता हूं, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका ई ए फॉरवर्ड, ये क्या है, ये है आपका एक्टिवेशन एनर्जी, किस डायरेक्शन की, फॉरवर्ड डायरेक्शन की, या फिर इसे फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं उल्टा चलना चाहूं तो उल्टा भी चल सकते हो। सपोज करो आपके पास प्रोडक्ट थे और आपको रिएक्टेंट्स की तरफ जाना है, तो इनिशियली आपके पास कौन थे, प्रोडक्ट थे। अब प्रोडक्ट बोल रहे हैं कि यार हमारी एनर्जी जैसे तैसे करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक ले जाओ। उसके बाद तो हमारे देखो ढलान आ रही है, उसके बाद तो ढलान आ रही है, वो ढलान आ जाएगी, सीधा सीधा रिएक्टेंट पे चले जाओगे। तो ये जो गैप है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपको प्रोडक्ट को देनी पड़ेगी, उसको मैं क्या बोलूंगा, एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन किस डायरेक्शन में, इस बार बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट को रिएक्टेंट की तरफ लेके जा रहे हो। तो दिस इज व्हाट एक्टिवेशन एनर्जी बी, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। आई बात समझ में, आई बात समझ में, ठीक है। और इतना देख के मुझे अगेन ये समझ में आ रहा है, जरा इन तीन क्वांटिटीज को घूरो, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड और डेल्टा एच। इसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो एक और फॉर्मूला निकल के आ रहा है डेल्टा एच का, विच इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, जो पूरी ऑरेंज वाली ली है, माइनस ऊपर से आप ब्लू वाली एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड कर दीजिए। तो ये भी डेल्टा एच का फॉर्मूला आ रहा है। इस पर्टिकुलर केस में दोनों ही क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, है ना। इस पर्टिकुलर केस में एंथैल्पी क्या है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। वापस सुन लीजिए, आपके इनिशियली रिएक्टेंट प्रेजेंट थे, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना चाह रहे हैं। पहले इनिशियली आपको क्या करना होता है, इनिशियली आपको कुछ एनर्जी देनी होती है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को, ताकि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक जा सकें। तो जो आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, किसको, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, ताकि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक जा सके, तो आपको वो एनर्जी कितना है, आपका एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, ठीक है। अब वो सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आ रहे हो तो वो एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड हो जाएगी, है ना, वो तो ऐसा कोई लोड है नहीं, ठीक है। और डेल्टा एच क्या है, ईपी माइनस ईआर कर दो, या फिर एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, ठीक है। एक और यहां पे टर्म होता है, एक और यहां पे टर्म होता है, जिसको किससे मार्क करें, चलिए इससे करते हैं, है ना, हाँ, है ना। एक और आपका टर्म होता है, इसको ये वाला गैप, ये वाला गैप, मतलब बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, बिल्कुल एनर्जी, ये जो एक्सेस है रिएक्शन प्रोग्रेस वाली, यहां पे एनर्जी जीरो है ना, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से अगर मैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक एनर्जी नापूं तो इसको क्या बोला जाता है, ईटी। ईटी बोले तो थ्रेशोल्ड एनर्जी। ईटी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। अरे बात समझ में, है ना। तो अगर ग्राउंड लेवल से मैं बिल्कुल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक मानता हूं तो थ्रेशोल्ड एनर्जी, और अगर ई आर से लेके मैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक लेके जाता हूं तो वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड। अभी इनकी हम प्रॉपर डेफिनेशंस भी देखेंगे, अभी हम इनकी प्रॉपर डेफिनेशन भी देखेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। ये जो पीक है, जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, सपोज करो ये जितना नीचे होगा उतना इजीली आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इस पीक को क्रॉस कर जाएगा, और जैसे ही पीक को क्रॉस करा ना, पीक को क्रॉस करने के बाद तो सीधा सीधा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप। तो ये जो पीक है ना, जो पीक बन रहा है, ये नीचे होना चाहिए। ये अगर नीचे होगा, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की अगर नीचे होगी तो आपका इजीली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। ये चीज हमें समझ में आ रही है।
करेक्ट, ठीक है ना। अब ये सारी चीजें लिख भी लेंगे पहले। अब एक बार क्या करो, एक्सोथर्मिक का भी डायग्राम देख लीजिए, सेम सा देखना, अभी सारी चीजें रिपीट कर देंगे, आपको बिल्कुल छप जाएगा दिमाग में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा एच क्या, नेगेटिव, है ना। ये पता है कि EP लेस देन ER होने वाला है ना, ये चीज तो हमें पता है, बिल्कुल पता है। अब देखो जरा डायग्राम, ठीक है। ये क्या हो गया आपका एनर्जी, ये हो गया आपका रिएक्शन प्रोग्रेस, रिएक्शन कैसे प्रोग्रेस कर रही है समय के साथ, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया आपका, ये इसको थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, देखिए ये क्या हो गया आपका एनर्जी किसकी, रिएक्टेंट की। अब आपको इस रिएक्टेंट की एनर्जी को भी थोड़ा बहुत तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, वो पीक तक तो आपको लेके जाना पड़ेगा, तो ये थोड़ा 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 बढ़ेगा। अब इस बार ये जो बढ़ेगा और जो प्रोडक्ट की साइड आएगा, प्रोडक्ट कहां आएगा, नीचे आएगा, क्यों, क्योंकि इस बार प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम है, रिएक्टेंट की ज्यादा है ना, क्योंकि हम रिएक्शन कौन से पढ़ रहे हैं, एक्सोथर्मिक पढ़ रहे हैं। ये जो गैप है, ये जो गैप है, इस गैप को क्या बोलते हैं हम लोग, डेल्टा एच बोलते हैं। बिल्कुल कैसे निकालते हो, EP माइनस ER, ये चीज बिल्कुल सही है, ये चीज बिल्कुल सही है। इस ऊपर का जो पीक आता है, जो मैक्सिमम एनर्जी लेवल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, हाँ या ना, इसको क्या बोला जाता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, बिल्कुल सही है, यहां तक कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है। अब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ा के हमको कहां लेके जाना है, एक्टिवेटेड एनर्जी तक लेके जाना है। इस एनर्जी गैप को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिवेशन एनर्जी, कौन सी, फॉरवर्ड डायरेक्शन की। एक बार एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंच गए, फिर तो देखो ढलान है, फिर तो एनर्जी कम होती जा रही है, एनर्जी कम होती जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, एनर्जी कम होती जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, और अपने आप वो प्रोडक्ट की तरफ पहुंच जाएगा। और ऐसे ही अगर प्रोडक्ट को लेके जाना है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक, मतलब प्रोडक्ट को कन्वर्ट करना है रिएक्टेंट में, तो क्या बैकवर्ड में जा रहे हो, प्रोडक्ट अगर रिएक्टेंट की तरफ जाता है तो रिएक्शन क्या होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड हो गया, ठीक है। अगेन ये तीन लाइनें देख के मुझे समझ में आ रहा है, या ये तीन चीजें, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, बैकवर्ड और डेल्टा एच, तीन देखो, तो क्या ये बोल सकते हैं हम लोग यहां से कि डेल्टा एच प्लस एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड इज एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, या फिर डेल्टा एच इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, है ना। देखो फॉर्मूले सेम रहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो या एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, फॉर्मूले क्या है, सेम। देखो जैसे एंडोथर्मिक था, डेल्टा एच का फॉर्मूला EP माइनस ER, डेल्टा एच का फॉर्मूला EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड। ऐसे ही एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच का फॉर्मूला EP माइनस ER, डेल्टा एच का फॉर्मूला EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड। वो फॉर्मूले सेम है, फॉर्मूले सेम रहेंगे, बस एक में पॉजिटिव आएगी वैल्यू, एक में नेगेटिव आएगी वैल्यू, ठीक है। और जो ये है लाइन, कहां से, ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, ET, मतलब थ्रेशहोल्ड एनर्जी। एकदम नीचे से अगर मैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक नापूं तो उसको बोलते हैं हम थ्रेशहोल्ड एनर्जी, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखिए, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, इनकी प्रॉपर डेफिनेशन है ये रही, थ्रेशहोल्ड एनर्जी। थ्रेशहोल्ड एनर्जी क्या है, मिनिमम एनर्जी विच मस्ट बी possessed बाय रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू अकर। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को होना है तो जो मिनिमम एनर्जी चाहिए ना, वो क्या है, थ्रेशहोल्ड एनर्जी, ठीक है। जीरो लेवल से नाप रहे हैं, इसे कहां से नापते हैं जीरो लेवल से नापते हैं इसे हम लोग। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये फॉरवर्ड की बात हो रही है ना, ये मत कंफ्यूज होना कि बैकवर्ड की बात हो रही है, फॉरवर्ड की, ये फॉरवर्ड की ही बात हो रही है। तो फॉरवर्ड की क्या है कि मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स फॉर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट्स। मतलब यार यहां पे देखो, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड है क्या, कि भैया मिनिमम कितनी एनर्जी दूं मैं, किसको, रिएक्टेंट को, कितनी दो, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड जितनी दे दो, ताकि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंच जाए और वो फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो दोनों का यह डिफरेंस है। एक्टिवेशन एनर्जी आप नापते हो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से, एक्टिवेशन एनर्जी कहां से नापी जाती है, रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट से भी नाप सकते हो, रिएक्टेंट की एनर्जी से, मैं फॉरवर्ड की बात कर रहा हूं। और थ्रेशोल्ड कहां से नापते हो, जीरो से।
दोनों ही ये बोलना चाहते हैं कि जितनी कम थ्रेशोल्ड या एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना ही नीचे आपका पीक रहेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स उतना ही नीचे रहेगा और फटाफट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट कर जाएंगे प्रोडक्ट में। तो क्या बोल सकता हूं, लोअर द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी ईटी, ये ईटी लिख दो, और एक्टिवेशन एनर्जी ईए, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम वैल्यू होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी की या एक्टिवेशन एनर्जी की, लोअर इज द पीक, उतना ही छोटा क्या रहेगा, पीक रहेगा। देयरफॉर मोर मॉलिक्यूल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, उतने ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकेंगे। आया ना, पीक जितना नीचे होगा उतनी ही इजीली रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में जा पाएंगे, उतने ही ज्यादा जा पाएंगे, ठीक है। देयरफॉर फास्ट इज द रिएक्शन, फास्ट इज द रिएक्शन मतलब रेट बढ़ जाएगी क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ज्यादा आसानी से प्रोडक्ट की तरफ जा पाएंगे। आई बात समझ में, एनर्जी बैरियर समझ में आया है, ये चीज क्लियर हुई है, ठीक है। सुनो, आ जाओ पीछे चलो वापस, है ना, पीछे चलो। देखो क्या बात हो रही है, हम लोग कोलिजन थ्योरी पढ़ रहे हैं। हमको ये पता चला है कि यार अगर आपको अगर मतलब रिएक्टेंट को कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में तो कोलिजन्स करवाने हैं। बिल्कुल, कोलिजन्स क्या होने चाहिए, इफेक्टिव होने चाहिए। सारे कोलिजन इफेक्टिव नहीं होंगे, कुछ गिनती के कम कोलिजन से आपके इफेक्टिव हो पाएंगे। दो चीजें हैं, एक क्या है, एनर्जी बैरियर। एनर्जी क्या होनी चाहिए आपकी, जो एनर्जी बैरियर है, जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वाला है, वो एनर्जी बैरियर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए ताकि रेट बढ़ जाए। और ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए। तो एनर्जी फैक्टर हमने पढ़ लिया है, एनर्जी कंडीशन हमने पढ़ लिया, अब प्रॉपरली ओरिएंटेशन भी तो होना चाहिए। प्रॉपर डायरेक्शन से आओगे और फिर कोलाइड करोगे तो ही आपका कन्वर्ट हो पाएगा, तो ही आपका कन्वर्ट हो पाएगा वो प्रोडक्ट में, है ना। चलिए उससे पहले ये पढ़ लीजिए कि एक्टिवेशन एनर्जी किस किस पे डिपेंड करती है। एक तो यार नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सही बात है, रिएक्टेंट जैसा होगा, है ना। इसमें जितनी कम, लोअर द वैल्यू ऑफ EA हायर इज द रेट। क्योंकि यार देखो, जो आपका नेचर है रिएक्टेंट का वो अलग अलग रहेगा, और वो अलग अलग रहेगा तो आपकी रेट भी अलग अलग रहेगी। लेकिन इतना हमें पता है कि जितनी नीचे EA रहेगा उतनी ही ज्यादा रेट होने वाली है, ठीक है। और कैटलिस्ट क्या करता है, रेट को बढ़ा देता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है। तो ये क्या मैं लिख सकता हूं, कैटलिस्ट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या करता है, इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन। अब कैसे इंक्रीज करता है, बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। देखो यार, ये कैटलिस्ट मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, है ना, तब हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि कैटलिस्ट कर क्या रहा है। कैटलिस्ट ये कर रहा है, कैटलिस्ट हमें पता है ये इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन इंक्रीज कैसे करता है, जो वो पीक है ना, जो एक्टिवेशन एनर्जी वाला पीक है, उसको वो नीचे ले आता है, तो आपके ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो रेट बढ़ जाती है। तो कैसे करता है, बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। और ज्यादा इस पे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, ये समझ में आया हमें। अब हमको दूसरी कंडीशन पढ़नी है, कौन सी, ओरिएंटेशन कंडीशन पढ़नी है। अब देखो, अगर किसी भी कोलिजन को इफेक्टिव होना है, मॉलिक्यूल्स शुड बी प्रॉपर्ली ओरिएंटेड। ऐसे नहीं कि यार कोई सी भी डायरेक्शन में आए, कोलाइड करे और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, नहीं। एक प्रॉपर डायरेक्शन में आओगे, कोलाइड करोगे तो ही आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाओगे, तो ही वो आपका इफेक्टिव कोलिजन में काउंट होएगा। जैसे आपको SN2 रिएक्शन होती है एक हमारी, किसमें, हमारे ऑर्गेनिक में, है ना। तो SN2 रिएक्शन क्या होती है, जैसे सपोज करो SN2 का एग्जांपल ये रहता है, ठीक है, SN2 का ये एग्जांपल रहता है। तो ये क्या रहता है, CH3Br प्लस OH माइनस। तो देखो क्या रहता है आपका, जैसे C, ये सपोज करो आपका इधर H है, इधर H है, इधर H है और इधर OH है। अब इस पे क्या है आपका, Br माइनस आया, है ना। तो SN2 रिएक्शन इज स्टेरिकली इन्फ्लुएंस्ड। यहां पे हम स्टेरिक देखते हैं बहुत ज्यादा, क्या देखते हैं, स्टेरिक देखते हैं। तो हम, हमारा जो अटैक रहता है, जैसे जो Br माइनस है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है,
ये अटैक कहां से करेगा, ये OH इस साइड से अटैक करता है, पीछू से अटैक करता है। ये कहां से अटैक करता है, ये पीछू से अटैक करता है। तो जब ये पीछे से आएगा, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ पीछे से अटैक करेगा, तो ही ये रिएक्शन हो पाएगी। तो ये पीछे से अटैक करता है और यहां से ये OH माइनस आयन निकल लेता है। अगर ये सामने से आया ना, डायरेक्ट ऐसे आया, डायरेक्ट ऐसे आया, तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी यहां पे, या फिर इसको ऐसे करो, यहां पे ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। अगर उसको ये रिएक्शन करानी है उस न्यूक्लियोफाइल को, तो उसको कहां से आना पड़ेगा, पीछे से अटैक करना पड़ेगा, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ अटैक करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोलिजन को इफेक्टिव बनाने के लिए जो ओरिएंटेशन है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। हर किसी डायरेक्शन से अगर कोलिजन होंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो बेसिकली रेट है जो है ना, जो रेट है ना, जो रेट है वो बेसिकली दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। किस पे? एनर्जी बैरियर पे भी और ओरिएंटेशन बैरियर पे भी, है ना। अब सपोज करो, सुनो रैंडम एग्जांपल, है ना। इस रेट वेट को यहां से उड़ाओ, गोली मारो इसे, है ना, गोली मारो, सुनना ध्यान से, है ना, मजा आ जाएगा अभी, एकदम दिल में बैठ जाएगी आपकी चीज वो। ठीक है, हाँ। Z सपोज करो 100 है। कितने कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम हो रहे हैं? 100 हो रहे हैं। Z क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। सपोज करो इन 100 में से सपोज करो आपके 10% ही एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पा रहे हैं, 10%, और उनमें से भी यार 5% ही प्रॉपरली ओरिएंटेड है। दोनों ही चीजें चाहिए ना यार। देखो, अगर एनर्जी बैरियर उसने क्रॉस कर लिया और ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है तो इफेक्टिव रहेगा कि कोलिजन? नहीं। ऐसे अगर एनर्जी बैरियर उसने क्रॉस नहीं करा और प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ आ रहा है तो क्या इफेक्टिव रहेगा कोलिजन? नहीं। दोनों चीजें चाहिए, एनर्जी बैरियर भी प्रॉपर चाहिए, ओरिएंटेशन भी प्रॉपर चाहिए, तब जाके मजा आएगा। तो आपके इफेक्टिव कोलिजन्स अगर कोई पूछे, इफेक्टिव कोलिजन्स अगर कोई पूछे तो वो क्या हो जाएंगे? देखो 100 तो टोटल कोलिजन है, इंटू 10% एनर्जी बैरियर में क्रॉस करा, इंटू 5% प्रॉपरली ओरिएंटेड थे, तो इतने ही कोलिजन्स आपके इफेक्टिव रहेंगे। जो दोनों चीजें क्रॉस करेंगे, कौन कौन सी? एनर्जी बैरियर भी क्रॉस करे जो 10% है, और 5% का ओरिएंटेशन बैरियर भी क्रॉस करे, तो ही आपके इफेक्टिव कोलिजन्स निकलेंगे। तो अगर आपको इफेक्टिव कोलिजन्स निकालने हैं, अगर आपको इफेक्टिव कोलिजन्स निकालने हैं, कैसे निकाले जाएंगे? कोलिजन फ्रीक्वेंसी इनटू ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करें, इनटू ऐसे मॉलिक्यूल्स जो ओरिएंटेशन बैरियर को क्रॉस करें। वो होंगे आपके इफेक्टिव कोलिजन्स, और जितने ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स उतनी ही ज्यादा रेट रहेगी। ये तो यार ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जितने ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स है उतने ही ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, और जितने ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में होंगे उतने ही ज्यादा रेट। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव कोलिजन्स। ये तो पता ही है हमें, है ना। और Z क्या है? Z मैंने पहले भी बताया, अभी बता रहा हूं, इट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऐसे कोई आपसे पूछेगा नहीं इफेक्टिव कोलिजन निकालना, ये मैंने आपको एक फील कराने के लिए। हाँ देखो यार, इस तरीके से हो रहा है। दोनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, एक अकेला आया तो काम नहीं बनेगा, दोनों आने चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन भी और एनर्जी बैरियर भी। ठीक है, अब देखो, अब ऐसे ही यार एक और इक्वेशन होती है आपकी, अरेनियस इक्वेशन, है ना। देखो, अब आपका जो टॉपिक आ रहा है वो क्या आ रहा है? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब जो रेट है आपकी रिएक्शन की, वो टेम्परेचर से कैसे डिपेंड करती है। ठीक है, देखिए यहीं पे आपकी अरेनियस इक्वेशन आएगी, है ना। नाम पहली बार हो सकता है सुन रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। देखो, रेट में किसी भी रिएक्शन की कैसे लिख सकता हूं? K इंटू रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर n, ये लिख सकता हूं ना। बिल्कुल, n क्या है? ये ऑर्डर है। ये क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, RXN, है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने ले लिया। ठीक है, सपोज करो या फिर इस इतनी सी चीज देख के क्या आपको इतना समझ में आ रहा है कि जो रेट है वो K पे भी तो डिपेंड कर रही है। सपोज करो K की वैल्यू बढ़ी तो रेट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा।
के की वैल्यू घटी तो रेट घटेगा। तो क्या यहां से मैं ये भी बोल सकता हूं कि यार रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ऑल्सो? उस कांस्टेंट के भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कांस्टेंट की वैल्यू अगर बढ़ रही है किसी रिएक्शन में तो रेट बढ़ेगा, घट रही है तो घटेगा। ये चीज सही है। अब आपका इस के की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? के की वैल्यू डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे। मैं पहले भी बताया था, अभी भी मैं बता रहा हूं कि वैल्यू ऑफ के, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट, डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ के दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। किस किस पे? पहली बात तो कैटलिस्ट पे, कैटलिस्ट पे डिपेंड करती है। दूसरी चीज टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, कैटलिस्ट का हिस्सा हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। ये बहुत थोड़ा सा ही है, बहुत छोटा सा ही है। अरे कैटलिस्ट पे तो आपको अभी भी आइडिया ही होगा ही, इतना जब हमने पढ़ लिया है तो। क्यों? क्योंकि जैसे कैटलिस्ट डालते हैं हम तो रेट क्या करती है? बढ़ जाती है। रेट बढ़ जाएगी तो के भी बढ़ जाएगा, है ना। तो वो चीजें बातें हम नेक्स्ट में कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट का छोटा सा वीडियो बना के आपको कैटलिस्ट का पूरा समझा देंगे। टेम्परेचर का डिपेंडेंस अभी आप लोग देखिए, जो के की वैल्यू है, कांस्टेंट की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और कैटलिस्ट पे करती है। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है आपकी एक इक्वेशन होती है के इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। इस इक्वेशन से आपकी डिपेंड करती है के, जो रेट कांस्टेंट है, और टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर आ रहा है माइनस ई ए अपॉन आर टी, है ना, और ये क्या रहा है के। अब पहले ये समझ लीजिए क्या क्या चीजें हैं। ए क्या है? आपका अरहीनियस कांस्टेंट, है ना। अरहीनियस भैया की इक्वेशन है ये। इसको और क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है अरहीनियस इक्वेशन। ठीक है, तो ये अरहीनियस भैया की इक्वेशन है। ठीक है, ई ए क्या है आपका? एक्टिवेशन एनर्जी। ई ए क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, आर तो आपका वही है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, वो यही है। टी टेम्परेचर है, टी आपका टेम्परेचर है। तो ये क्या है? आपकी अरहीनियस इक्वेशन, है ना। इतना हम समझ गए हैं कि अगर यार के की वैल्यू बढ़ेगी तो रेट की वैल्यू बढ़ेगी। अब के की वैल्यू कैसे बढ़ेगी ये मैं आपको बताता हूं, है ना। वापस देखो इस अरहीनियस इक्वेशन को। क्या है अरहीनियस इक्वेशन? के इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। यही है ना, बिल्कुल यही है। सपोज करो आपने क्या करा? टेम्परेचर को बढ़ाया। टेम्परेचर आपने क्या करा? इंक्रीज करा। टेम्परेचर इंक्रीज करा तो मुझे ये बताइए ई ए अपॉन आर टी, ये है ना, ई ए अपॉन आर टी, ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि टेम्परेचर कहाँ है? डिनोमिनेटर में है। आप डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ा रहे हो, डिनोमिनेटर बढ़ा रहे हो तो ऑब्वियसली ये जो फ्रैक्शन है पूरा डिक्रीज करेगा। माइनस ई ए अपॉन आर टी डिक्रीज करा, ई ए अपॉन आर टी डिक्रीज करेगा तो माइनस ई ए अपॉन आर टी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा ना यार, माइनस साइन है गया, है ना। तो ई ए अपॉन आर टी अगर कम होता जा रहा था तो माइनस ई ए अपॉन आर टी बढ़ता जाएगा, बिल्कुल बढ़ता जाएगा, है ना। और अगर ये वैल्यू बढ़ रही है तो ई रेस टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये भी क्या करेगा? बढ़ेगा। अरे पावर बढ़ते जा रही है ना, तो ई की पावर अगर आप बढ़ाते जाओगे 1 2 3 4 5 6 तो वैल्यू क्या करेगी? बढ़ती जाएगी। और अगर ये वैल्यू बढ़ती जा रही है तो ऑटोमेटिकली के भी बढ़ता जाएगा। दिस इंप्लाइज के इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, और के अगर इंक्रीज हो रहा है देखो जरा तो रेट भी बढ़ेगी, मतलब रेट भी इंक्रीज हो गई। तो क्या समझे हम? ध्यान से सुनो। जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो अल्टीमेटली के की वैल्यू इंक्रीज करी, के की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो रेट भी इंक्रीज होगा। तो मतलब ऑन इंक्रीजिंग क्या? टेम्परेचर। टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे तो के की वैल्यू बढ़ेगी, के की वैल्यू बढ़ेगी तो रेट ऑल्सो इंक्रीजेस। आई बात समझ में? इतनी चीज क्लियर हुई है? बोलो हाँ या ना। ऑल गुड, कोई समस्या नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं।
ठीक है, चलिए, है ना, यहां तक चीज बिल्कुल आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है ना, ये चीज हमको समझ आएगा कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपकी के की वैल्यू इंक्रीज होगी और रेट भी इंक्रीज होगी। ठीक है, चलो, ऐसे ही अब एक और आपका टर्म आता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट म्यू, है ना, एक और आपका टर्म आता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट म्यू। ठीक है, अब ये समझो, है ना, पहले से ये समझो म्यू होता क्या है। म्यू क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टू टेम्परेचर्स विच डिफर बाय 10 यूनिट्स, विच डिफर बाय 10 यूनिट्स। ये है क्या? ये है रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या होते हैं? के ऑफ टू टेम्परेचर्स विच डिफर बाय 10 यूनिट्स। मतलब म्यू को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? के टी प्लस 10 मतलब अपॉन के टी। मतलब एक आपने कोई सा भी टेम्परेचर ले लिया, ठीक है, मान लो 300 केल्विन ले लिया। 300 केल्विन पे के की क्या वैल्यू है और 310 केल्विन पे के की क्या वैल्यू है? तो के 310 पे अपॉन के 300 पे। तो जैसे एग्जांपल के लिए बात, सपोज करो टेम्परेचर आपने 300 केल्विन ले लिया, तो म्यू क्या कहलाएगा? के की वैल्यू 310 पे अपॉन के की वैल्यू 300 केल्विन पे क्या है, वो आपका क्या कहलाएगा? टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहलाएगा। देखो यही तो है, क्या बोल रहा है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स विच डिफर बाय 10 यूनिट्स। 10 यूनिट से डिफरेंस है उनका रेट कांस्टेंट का रेशियो ले लीजिए। और जनरली इट इज बिटवीन 2 to 3, 2 से 3 के बीच में आपका म्यू की वैल्यू रहती है। मतलब हर 10 डिग्री सेल्सियस या फिर हर 10 डिग्री यूनिट बढ़ाने पे, हर आप 10 यूनिट बढ़ाओगे टेम्परेचर तो आपका रेट 2 या 3 गुना हो जाता है। ठीक है ना? अब देखिए, अब देखो, है ना, अब पहली बात तो ये सुनो कि इस पे ये है ना अरीनियस इक्वेशन, कहाँ गई हमारी अरीनियस इक्वेशन? हाँ, ये अरीनियस इक्वेशन। इस पे एक आपका ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना, वो चीज भी हम लोग, मैं चाहता हूं कि यार एक बार आप लोग उस चीज को ट्राई करो, है ना, इस अरीनियस इक्वेशन से। मैं भी आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं और वो नेक्स्ट में मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ये देखो, पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, फिर बात करते हैं आपसे। करो, अटेम्प्ट करो, करिए। क्या बोल रहा है? जो अरीनियस पैरामीटर वो किस किस पे डिपेंड करता है? अरीनियस पैरामीटर भैया दोनों पे डिपेंड करता है। किस पे? स्टेरिक फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा और कोलिशन फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगा। थर्ड आंसर। क्यों? जैसे को कोलिशन फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा रहेगी, है ना, उतनी ही ज्यादा रेट रहने की चांसेस हैं, उतने ही ज्यादा इफेक्टिव कोलिशन हो सकते हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा अरीनियस फैक्टर। और जितनी ज्यादा भीड़ भाड़ रहेगी, भीड़ भाड़ कम रहनी चाहिए यार। अगर कोलिशन होने हैं तो धक्का मुक्की कम होनी चाहिए ना, जगह रहनी चाहिए, एकदम प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ आने चाहिए। तो मतलब आपका अरीनियस फैक्टर दोनों पे डिपेंड कर रहा है, स्टेरिक फैक्टर पे भी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे भी। ठीक है। सेकंड देखो, द केमिकल रिएक्शंस इन विच द रिएक्टेंट रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी आर जनरली, बताइए, अगर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है तो मतलब पीक बहुत ऊपर है, तो रिएक्टेंट को बहुत मुश्किल होएगी उस पीक को क्रॉस करने में। तो रिएक्टेंट बहुत मुश्किल से प्रोडक्ट की तरफ जा पाएगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। अरे यार, रिएक्शन को फास्ट करवाना है ना, तो उस पीक को नीचे लेके आओ, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करो, तब जाके रिएक्शन फास्ट होगी। ठीक है, चलो अब ये करो। ऐसे ग्राफ वाले क्वेश्चन भी आते हैं। अब इसको आप ध्यान से देखो तो यहां पे ए और बी ए थे, रिएक्टेंट थे, ठीक है, और ए बी क्या है? प्रोडक्ट। तो अल्टीमेट रिएक्शन क्या है आपकी? ए प्लस बी इज गिविंग यू प्रोडक्ट ए बी। लेकिन आप ध्यान से देखो तो बीच में क्या बन रहा है? ये एक्स बी बन रहा है। अब ये समझना पड़ेगा ये एक्स क्या है। सबसे पहली बात, ये एक्स क्या है आपका? इंटरमीडिएट। ठीक है, तो मतलब ये क्या है? 2 स्टेप रिएक्शन है। पहले क्या हो रहा है? पहले स्टेप में हो रहा है ए बी आपके एक्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। फिर दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है? ये जो एक्स है वो अल्टीमेटली ए बी में कन्वर्ट हो रहा है। 2 स्टेप रिएक्शन है ये। कितने स्टेप रिएक्शन है? 2 स्टेप रिएक्शन है। ए प्लस बी पहले एक्स में कन्वर्ट हो रहा है जो कि एक इंटरमीडिएट है, फिर एक्स कन्वर्ट हो रहा है ए बी में जो कि प्रोडक्ट्स हैं। आई बात समझ में, है ना? तो ये आपकी है। अब देखो,
सबसे पहली बात तो ये कि आप ये पता लगा सकते हो, ऑप्शन देखो, ऑप्शन में पूछ रहा है एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, कैसे पता लगाओगे? अगर रिएक्टेंट नीचे है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, ये क्या है? ईपी है ना, या लाल से ही लिखें वो विजिबल रहेगा आपको, है ना, देखें विजिबल है, एक सेकेंड, बिल्कुल है ना, विजिबल है। और ये क्या है आपकी ई आर, तो ऑब्वियसली यहां से देख पा रहे हैं हम ईपी इज लेस देन ई आर, तो ये क्या है? एक्सोथर्मिक, ये क्या है? एक्सोथर्मिक। तो आपका ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या? सेकंड और थर्ड में से बचा। अब आपको देखना है कि कौन सी स्लो है, फर्स्ट स्टेप स्लो है या सेकंड स्टेप स्लो है, ये भी तो देखना है आपको। तो कैसे देखोगे आप? एक्टिवेशन एनर्जी से, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा है ना, वो जो गैप है वो अगर ज्यादा रहेगा तो आपका वो प्रोसेस स्लो हो जाएगा। अब देखो गैप क्या है ना, यहां पे देखो, यहां पे इतना गैप है, देखो ना, चलो यहां पे बना देते हैं वापस आप लोगों के लिए। देखिए यहां क्या थे? ए बी, ठीक है, ये बड़े और ये वापस बढ़ा और ये आ गया ए बी, यही है ना, ये तो है, ऐसा ही तो है ग्राफ, ये आपका एक्स है। तो देखो पहला स्टेप क्या है? चलो वापस यहां पे लिखो, पहला स्टेप क्या है? ए प्लस बी रिएक्ट्स टू फॉर्म एक्स। दूसरा स्टेप क्या है? एक्स रिएक्ट्स टू फॉर्म ए बी। तो पहले स्टेप की एक्टिवेशन कितनी है? ये है ना, ये क्या है? E1 लिख दो यहां पे, एक्स का जो पीक है वो ये वाला है ना, ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या है? एक्स कन्वर्ट हो रहा है ए बी में, तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है? इतनी है, तो ये क्या है आपका? E2। ये क्या है आपका? E2। तो आप लोग बताइए कहां क्या, कौन सा ज्यादा है? E1 ज्यादा है ऑब्वियसली, E1 इज ग्रेटर देन E2। तो जिसकी भी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है वो स्टेप क्या कहलाएगा? आपका स्लो स्टेप। जिसकी भी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है वो क्या कहलाएगा? स्लो स्टेप कहलाएगा। और दूसरा स्टेप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ है ना? क्या ज्यादा है? E1 ज्यादा है E2 से, है ना, दिख ही रहा है आप लोगों को, वो ज्यादा बड़ा गैप है E1। तो जो भी जिसकी भी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा रहेगी वो स्टेप स्लो हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप स्लो हो गया, सेकंड स्टेप फास्ट हो गया। देख लो आंसर क्या बैठ रहा है, सेकंड ऑप्शन बैठ गया, फर्स्ट स्टेप स्लो, सेकंड स्टेप फास्ट। ठीक है, चलिए अब ये करो। हाँ यही वाला मैं क्वेश्चन बोल रहा था, देखो PYQ में आ रखा है। अब इस क्वेश्चन को मैं किससे करवाऊंगा? नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आप लोगों का होमवर्क रहेगा, है ना। किससे करना है आप लोग ट्राई जरूर करिएगा, है ना। किससे करना है? K इक्वल्स टू AE की पावर माइनस EA अपॉन RT, इससे करना है। ठीक है, पूरा डेरिवेशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार इसे ट्राई कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग इसी क्वेश्चन से हम लोग करेंगे। ठीक है, और एक और क्वेश्चन ये भी करिए। फॉर द केमिकल प्रोसेस एनर्जीज आर प्लॉटेड, इतना ठीक है, एनर्जी प्लॉट कर दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्या? ये आपके प्रोडक्ट हैं, ये आपके रिएक्टेंट है, तो बिल्कुल प्रोडक्ट नीचे है, प्रोडक्ट नीचे है, बिल्कुल सही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और डेल्टा एच कैसे निकलेगा? B माइनस है, बी, ये B है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और ये A है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये सही है बिल्कुल। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? ये E है। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? ये आपकी E। बेस लेवल से नापना है आपको, यहां से बेस लेवल से, तो वो क्या होगी? A प्लस C के बराबर, बिल्कुल सही है। ये A और ये C को ऐड कर दो तो आपके पास E आ जाएगा, बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू है। एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड की ज्यादा है, फॉरवर्ड की कम है। बैकवर्ड की कौन सी? ये D है, एक्टिवेशन एनर्जी ये बैकवर्ड की है। और C क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की। ऑब्वियसली किसी ज्यादा दिख रही है? D ज्यादा दिख रहा है ना, D ज्यादा दिख रहा है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तीनों ही करेक्ट है। आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीस। ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सोचो, सोचिए सोचिए। बोल रहा था रेट ऑफ अ रिएक्शन बिकम्स 2 times फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। हाउ मेनी टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस, है ना। करो, इसको लॉजिकली भी कर सकते हो। जैसे देखो रेट मान लो, टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री सेल्सियस पे था, 30 से कहां लेके जाना है हमको? 80 तक। हर 10-10 डिग्री पे आपको बढ़ाना है, क्योंकि बोल रहा है हर 10 डिग्री जब आप बढ़ाओगे ना तो रेट आपकी दुगनी हो जाएगी। 10 से सपोज करो आप 40 पे लेके गए, तो रेट कितनी हो गई आपकी? डबल हो गई होगी। रेट कितनी हो गई होगी? डबल हो गई होगी आपकी। ठीक है, रेट सपोज करो इसमें R1 थी, तो इसमें क्या हो जाएगी? 2R हो जाएगी, या R ही लिखो, 2R हो जाएगी। अब आपने 10 डिग्री और बढ़ाया, 50 डिग्री तक ले गए, रेट और डबल हो गई, 2R की 4R हो गई। अब
60 डिग्री बढ़ाया, 60 डिग्री लेके 10 डिग्री और बढ़ाया आपने, तो 4R की क्या हो जाएगी आपकी 8R हो गई, फिर डबल हो गई, हर पॉइंट पे डबल हो रही है आपकी। 70 डिग्री सेल्सियस करा आपने, ठीक है, 70 डिग्री सेल्सियस करा तो 8R की डबल हो जाएगी क्या 16R, और अगेन आपने 80 डिग्री सेल्सियस करा तो 16R की आपकी 32R हो जाएगी। करेक्ट। तो क्या हो रहा है, पहले रेट R थी, अब क्या हो गई 32R हो गई, तो 32 गुना आपकी रेट बढ़ गई, 32 गुना रेट आपकी बढ़ गई। इसको और कैसे निकाल सकते थे आप, और कैसे निकाल सकते थे आप, ये देख सकते थे कि जो 80 है और ये 30 है, इसके बीच में 10-10 डिग्री के कितने इंटरवल्स हैं, 10-10 डिग्री के, 30 से 40 गए एक इंटरवल, 40 से 50 दो इंटरवल, है ना, 50 से 60 तीन इंटरवल, 60 से 70 चार इंटरवल, 70 से 80 पांच इंटरवल, है ना, कितने इंटरवल आ रहे हैं इसके इस बीच में आपके 5 इंटरवल आ रहे हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हर टाइम आपकी दुगना हो जाएगी ना रेट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 32। और चाहो तो ऐसे भी निकाल लो कि 30 डिग्री पे आर मान लिया, 40 पे क्या होगा डबल होगा, 50 पे क्या होगा उसका डबल, 60 पे क्या होगा उसका डबल, तो R 2R 4R 8R 16R 32R, तो 32 गुना बढ़ गई, 32 गुना रेट बढ़ गई। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे यार आपका ये वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको कैटलिस्ट के बारे में पढ़ाऊंगा और इस इक्वेशन का डेरिवेशन कराऊंगा। मैं चाहता हूँ एक बार आप लोग भी इसे ट्राई करो, बाकी मैं तो यार आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा ही। ठीक है, चलिए फिर यार अच्छे से पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।